नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और हिंदी भाषा को जन्म देने के लिए कौन सी मुख्य भाषा जिम्मेदार है और क्या इसका क्रमिक विकास रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में जो हिंदी भाषा पहुंची है उसके पीछे क्या क्रमिक विकास रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे साथियों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हालांकि ये सामान्य से जानकारी हम देंगे और किसी भी जूस नेट हिंदी की पुस्तक में आपको ये जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास जो है आसान करने का मतलब आसान तरीके से समझाने का प्रयास जो है हम करेंगे साथियों। और आपको बता देते हैं कि NTA जूस नेट हिंदी की जो तैयारी है वो हम करवाना शुरू कर दिए हैं। जून 2021 हमारा लक्ष्य है कि आपका नेट JRF निकल जाए, तो उसी हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो साथियों आज हम समझाएंगे कि कैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या किन हालातों में हिंदी जो है जहाँ तक पहुँची है, जो आज वर्तमान रूप है हिंदी का वो कैसे पहुँचा है। तो पड़ाव दर पड़ाव पढ़ेंगे साथियों। तो भाषा के आधार पर पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों, इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिएगा। भाषा के आधार पर यदि भारत की जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक और आर्य जातियां हैं तो दूसरी ओर द्रविड़ जातियां हैं। द्रविड़ भाषा परिवार आपने पढ़ा होगा, जिसमें कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं हैं। ठीक, तो भाषाविदों ने जातियों के आधार पर भारत के भाषा समूह को भारत यूरोपीय, जिसको भारोपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूँ। भाषाविदों अर्थात भाषा विद्वानों ने जातियों के आधार पर भारत के भाषा समूह को भारत यूरोपीय भरोपीय परिवार समूह में रखा है। ठीक है, हम भारत यूरोपीय नहीं बोलना चाहते तो भारोपीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, भारोपीय भाषा समूह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। साहित्यिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि से भारोपीय भाषा अत्यंत प्रगतिशील, उत्कृष्ट और समृद्धतम है। ये भी आपने लिख लेना है कि भरोपीय भाषा परिवार जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसमें आर्य जाति की भाषाएं हैं, जो सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। आगे साथियों पढ़ते हैं। मोटे तौर पर आर्य भाषा के दो वर्ग हैं, यूरोपीय आर्य भाषाएं और भारत ईरानी आर्य भाषाएं। दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं हम। ठीक है, आर्य भाषाओं को। और साथियों जी अभी इसी UGC नेट में प्रश्न भी आया था, जून 2020 का UGC नेट हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था साथियों कि तुर्की जो भाषा है वो किस भाषा परिवार में आती है। ठीक है, तो ये आर्य भाषा परिवार में आती है साथियों। एक लिस्ट, एक फहरिस्त हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो अगली वीडियो में, ताकि उसमें हम सिर्फ भारत यूरोपीय, जहाँ हम कह सकते हैं भारत ईरानी भाषा में जितनी भी भाषाएं हैं साथियों याद कर लीजिए, क्योंकि अभी प्रश्न पुट हो रहे हैं जहाँ से कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जो बरोपीय भाषा परिवार है, जहाँ भारत ईरानी भाषा परिवार है, ये सभी आर्य भाषाएं हैं इसमें साथियों। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं ये प्रश्न बनता है और अभी आया भी था हाल ही में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन आर्य भाषा के दो वर्ग हैं, जे और जे, याद कर लीजिएगा साथियों। और भारत ईरानी वर्ग की तीन शाखाएं मानी जाती हैं। एक ईरानी, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान की भाषाएं आती हैं। दूसरा दर्द, जिसमें कश्मीर और पामीर के पूर्व दक्षिण की भाषाएं आती हैं। और तीसरा है भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, ठीक है, इस प्रकार की सभी भाषाएं। आगे साथियों पढ़ते हैं। धर्म, समाज, साहित्य, कला और संस्कृति की दृष्टि से तथा प्राचीनता, गंभीरता और वैज्ञानिकता के विचार से भारतीय आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में है। ओके, तो अभी साथियों पड़ाव जो है वो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। भारतीय आर्य भाषा जहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, विकास क्रम के अनुसार भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। पहला खंड है ये। ठीक है, ओके साथियों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक मान सकते हैं। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बात होगी। पढ़ेंगे साथियों आगे। आगे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें पाली, अपभ्रंश, प्राकृत जैसी भाषाओं का जिक्र होगा। पढ़ेंगे साथियों आगे। और बाकी है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, हिंदी की सभी उपबोलियों की बात होगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे और भी भाषाओं की, जैसे उड़िया हो गया, गुजराती होगी, मराठी होगी। ये सभी भाषाएं जो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं की जो होगी वो इसमें करेंगे साथियों। हालांकि हम आज पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी किसी अन्य वीडियो में हम भारत की आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो दो टॉपिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो पहला खंड है साथियों, इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा
काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं हैं। वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो भ्रमित नहीं होना है। ओके, तो वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक में चारों वेदों की हम कह सकते हैं चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों की और उपनिषदों की रचना, उपनिषद जिसमें दार्शनिक विचार हैं साथियों हमारे ऋषि मुनियों के, ठीक है, जीवन से संबंधित, तो उपनिषदों की रचना भी हुई है वैदिक संस्कृत में। साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कितने हुए हैं और उपनिषद मतलब, ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप खोजेंगे, अगर आपको पता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप खोज के बताएंगे तो उससे भी अच्छी बात होगी रिसर्च करके, क्योंकि इससे जब आप खोजेंगे तो खुद जब खोजेंगे तो साथियों आपको कभी भूलेगा नहीं वो। ठीक है, इस काल आगे पढ़ेंगे साथियों, इस काल की भाषा में एक निष्ठा नहीं है। आगे पढ़ेंगे साथियों, लौकिक संस्कृत का समय क्या माना गया, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक। ओके, इसमें क्या है लौकिक संस्कृत में साथियों, ये माना जाता है कि सामान्य लोग जो है उस वक्त इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे, ना कि वैदिक संस्कृत के। ठीक है, वैदिक संस्कृत का प्रयोग जो है वो आचार्य लोग किया करते थे, किताबों में उसका प्रयोग होता था। तो लौकिक संस्कृत का प्रयोग कैसे हुआ, किस में हुआ, तो रामायण और महाभारत जैसे उच्च कोटि के भाषाई साहित्य की रचना इसमें हुई है। इस काल की भाषा योगात्मक है। ओके, शब्दों में धातु रूप, ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु का आया था, धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी और पदों का स्थान निश्चित नहीं था तथा शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। ठीक है, तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, दूसरा खंड आ जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा नामक 3 भाषाएं सम्मिलित थीं। आगे साथियों पढ़ते हैं, और पाली भाषा आ गया है। पाली भाषा का समय लिख लीजिए। मध्यकालीन आर्यन भाषा का में से पाली भाषा सबसे प्रमुख है, पहले नंबर पर आएगी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी सन तक इसका समय माना गया है। साथियों एक्यूरेट नहीं है, ये अनुमान है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जो समय माना जाता है, समय पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ओके, आगे साथियों, पाली भाषा से ही मध्यकालीन आर्य भाषा का जुगारंभ हुआ। ठीक है, जो माना जाता है पाली भाषा में ही बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जो भी आपको पता होना चाहिए। जे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है, तो पाली है साथियों। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। वैसे इस भाषा का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में हुआ। ये भी आप लिख लीजिए। भाषा के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, मागधी और मागधिक भाषा आदि का प्रयोग हुआ है। मतलब श्रीलंका में इसी भाषा को मागधी का भी रूप कहा गया है, जो मागधी भाषा का नाम भी दिया गया है। सिंहल के लोग अब भी इसे मागधी कहते हैं। आगे साथियों प्रकृत भाषा। ठीक है, प्रकृत भाषा, हालांकि जहाँ पर जो मैं अभी दिखाऊंगा इसमें तो बहुत सारे भेद बता दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृत भाषा के 5 भेद जो है माने गए हैं, और प्रकृत को लोक भाषा या जन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ओके साथियों, तो प्रकृत भाषा इसका समय 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक माना गया है। तो प्रकृत भाषा के संबंध में आगे पढ़ रहा हूँ साथियों, प्रकृत भाषा के संबंध में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जन भाषा का संस्कार करके जन भाषा का संस्कार करके जब उसे संस्कृत संज्ञा से विभूषित किया गया, तो वह जन भाषा जो उसकी तुलना में असंस्कृत थी और पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध जो प्रकृत या सामान्य लोगों में बोली जाती थी, सहज ही प्रकृत नाम की अधिकारिणी बन बैठी। तो हम कह सकते हैं कि ये भाषा असंस्कृत थी और, ठीक है, संस्कृत नहीं थी बल्कि असंस्कृत, मतलब संगठित नहीं थी। संस्कृत का एक रूप कह सकते हैं, उसका अगला पड़ाव कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से असंस्कृत थी। ठीक है, तो पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध जो प्रकृत या सामान्य लोगों में बोले जाने वाले, प्रकृत का मतलब क्या साथियों, सामान्य लोगों में बोले जाने वाली भाषा इसको कहा गया, सहज ही प्रकृत नाम की अधिकारिणी बन बैठी। संस्कृत नाटक में अदम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। अदम पात्र मतलब जो साइड रोल हुआ करता था, जिनका मतलब सामान्य लोग जो है ना हुआ करते थे, वो इस भाषा का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्रकृत भाषा में ही लिखा गया है। ये भी आप लिख लीजिएगा साथियों, प्रकृत भाषा में ही जैन साहित्य लिखा गया है। प्रकृत भाषा के मुख्य वेद 5 माने जाते हैं, शौरसेनी, पिशाची, महाराष्ट्री, मागधी, ठीक है, और अर्धमागधी। ओके साथियों, लेकिन कुछ और भी वेद माने जाते हैं छुटपुट, वो भी आपको बताएंगे। शौरसेनी पहला वेद है प्रकृत का, इसको पढ़ लेते हैं साथियों। क्या है,
ठीक है। तो शौरसेनी के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। शौरसेनी यह प्रकृत मूलतः मथुरा या शौरसेन के आसपास की बोली थी। ठीक है, क्या है, यह प्राकृत भाषा जो है मथुरा या शूरसेन के आसपास की बोली थी। इसका विकास वहाँ की पालकालीन स्थानीय बोली में हुआ था। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे कुछ लोग संस्कृत की भांति उस काल की मानक भाषा भी मानते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, मथुरा या शूरसेन के इलाके में, और इसका विकास जो है वहाँ की पालकालीन स्थानीय बोली में हुआ। मध्य देश की भाषा होने के कारण इसे कुछ लोग संस्कृत की भांति उस काल की मानक भाषा भी मानते हैं। संस्कृत नाटकों की गद्य की भाषा क्या है, शौरसेनी ही है। संस्कृत नाटकों की गद्य की भाषा शौरसेनी ही है। और कपूर मंजरी ये ग्रंथ है साथियों का गद्य इसी में है, इसी भाषा में है, शौरसेनी में। ठीक है, जो पहला वेद है प्रकृत का, इसमें इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। तो साथियों हम पढ़ेंगे अभी पिशाची के बारे में, जो दूसरा भाग है प्रकृत का। ठीक है, पिशाची महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख है, और ये अभी उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास में रहने वालों को भी कहा जाता है। और ग्रियर्सन पिशाची को वहीं की दर्द से प्रभावित भाषा मानते हैं। दर्द वहीं की एक भाषा है साथियों। ठीक है, आगे साथियों महाराष्ट्री, और इस प्रकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। जूल ब्लॉक में मराठी का विकास इसी के बोलचाल के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे काव्य की कृत्रिम भाषा भी मानते हैं। महाराष्ट्री प्रकृत साहित्य की दृष्टि से बहुत धनी है, और मुख्य दो ग्रंथ जिसमें गहा सत्सई जिसको हाल ने रचा है, और रावण बहु से रावर सेना रचा है, इसको माना जाता है कि ये महाराष्ट्री भाषा जब महाराष्ट्री प्रकृत में ही ये लिखे गए ग्रंथ हैं। हालांकि एक और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। आगे चलते, आगे है साथियों अर्धमागधी। अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच है। ठीक है, और जो है प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। ठीक है, बनारस के इर्द गिर्द। आगे साथियों मागधी। मागधी का मूल आधार मगध के आसपास की भाषा। लारसेन एक विद्वान हुए हैं। महाराष्ट्र एवं मागधी को एक ही मानते हैं। कुछ लोग इसका संबंध महाराष्ट्र से मानते हैं, लेकिन ये भ्रांत है साथियों, मतलब ये पक्की बात नहीं है। मगध क्षेत्र में बोले जाने वाले बाली भाषा को मागधी अप्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, मागधी में कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। आगे पढ़ते हैं साथियों केकय। इसका क्षेत्र प्राचीन केके प्रदेश माना जाता है, आज जहां आज लहंदा पाकिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, लहंदा पाकिस्तान में बोली जाती है केकय। इसकी विशेषताओं के संबंध में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। आगे साथियों टक। इस प्राकृत का क्षेत्र वह है जो मूलतः पंजाबी का क्षेत्र है, और माना जाता है टक जो है, टक प्राकृत से ही विकास हुआ है पंजाबी का, अर्थात भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का कुछ भाग आता है इसमें। ठीक है, तो टक प्राकृत का वहीं पर बोलबाला रहा है। आगे पढ़ते हैं साथियों सुवास। सुवास इस नाम की प्रकृत का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु सुनीति चटर्जी, ठीक है, बहुत अच्छे भाषाविद हुए हैं, भाषा विद्वान हुए हैं, किंतु सुनीति कुमार चटर्जी तथा कुछ अन्य लोग हिमाचल प्रदेश गढ़वाल कुमाऊं नेपाल में बोले जाने वाली पहाड़ी बोलियों को इसी प्रकृत सुवास प्रकृत का हिस्सा मानते हैं, कि अगर पहाड़ी बोलियों का विकास हुआ है तो वो सुवास प्रकृत से हुआ है। आगे साथियों ब्राचर। ब्राचर अपभ्रंश की पूर्वजा प्रकृत के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता रहा है। तो साथियों ये रही सामान्य सी विशेषताएं। आगे थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करिएगा साथियों। आगे है अपभ्रंश भाषा। इसका जो दौर माना गया है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश का अर्थ क्या हुआ, गिरा हुआ। ठीक है, जब बिगड़ा हुआ भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते साथियों प्रकृत की तुलना में भी जिस भाषा में ध्वन्यात्मकता तथा व्याकरणिक परिवर्तित हो गया था, उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अभट नाम से अभिहित किया है। कुछ लोग अपभ्रंश और अभट को अलग अलग मानते हैं, कुछ एक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा कि जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था, जिसे पंडितों ने अपभ्रंश या अभट नाम से अभिहित किया है। आगे साथियों अपभ्रंश को प्राकृत या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जा सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ठीक है, किस भाषा को माना जा सकता है, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी, तो अपभ्रंश को माना जा सकता है। हर आधुनिक आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। भाषा का अर्थ अपभ्रंश नाम का प्रयोग। ठीक है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश नाम का प्रयोग 6ठी सदी से मिलने लगता है। आगे साथियों अपभ्रंश के संबंध में कुछ और जो बातें हैं वो देख लेते हैं। डॉक्टर
उदय नारायण तिवारी क्या मानते हैं, अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में मानते हैं कि जो अपभ्रंश का जो जन्म काल है, जो समय है, शुरुआत का काल, वो 700 ईस्वी रहा है। लेकिन हमने क्या बताया, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। आगे साथियों, डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। इन्होंने 700 ईस्वी माना है, ठीक है। इन्होंने 700 ईस्वी स्वीकार किया है अपभ्रंश का जन्म काल। आगे साथियों, भोलानाथ तिवारी बहुत अच्छे भाषा विद्वान हुए हैं, हिंदी भाषा के भाषा विद्वान। ओके साथियों, इन्होंने क्या माना है, अपभ्रंश का जन्म काल 500 ईस्वी माना है, ठीक है। आगे साथियों, अपभट्ट को भी कवर कर लेते हैं। ओके, अपभट्ट क्या है, अपभट्ट भाषा परिवर्तनशील है। कोई भाषा जब साहित्य का माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के रूप में बंध जाती है, जब वह जनभाषा से दूर हो जाती है, अपभ्रंश की भी यही गति हुई है। तो ये भाषा के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अपभ्रंश का अगला स्वरूप जो है अपभट्ट माना गया है। अपभ्रंश के ही प्रवृत्ति या परिवर्तित रूप को अपभट्ट कहा जाता है। 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी, ये जो जरूर याद कर लीजिए, 11वीं से 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी। ओके साथियों, 11वीं से 14वीं शताब्दी, 11वीं से लेकर 14वीं के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को अपभट्ट कहा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। प्राकृत पेंगलम एक पुस्तक हुई है, प्राकृत पेंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अपभट्ट माना है। आगे पढ़ते हैं। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है साथियों। तो उन्होंने पुस्तक रची थी संदेश रसक, ठीक है। संदेश रसक के रचयिता अब्दुल रहमान ने भी अपभट्ट का उल्लेख किया है। मिथिला के विद्यापति ने अपनी पुस्तक कीर्तिलता की भाषा को अपभट्ट माना है। कहीं कहीं अपभ्रंश भी मिल जाएगा कि उनकी ये कीर्तिलता पुस्तक जो है अपभ्रंश में है, लेकिन मुख्यतः अपभट्ट है उसकी भाषा। आधुनिक भाषाविदों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपभट्ट को उत्तरकालीन या परवर्ती अपभ्रंश माना है और बताया गया है कि निश्चित रूप से अपभट्ट में ध्वनिगत, रूपगत और शब्द संबंधी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो ऐसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश से अलग करते हैं, ठीक है, जो इसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश से अलग करते हैं। कुछ जैसे कि माना जाता है कि बड़ी ए और बड़ा ओ जे अपभट्ट में आए थे, ये दोनों जो थे ध्वनियाँ वो अपभ्रंश में नहीं थी, ठीक है। ये कुछ अलग हैं। हम दोनों ही अपभ्रंश में कौन कौन सी वर्णमाला थी और अपभट्ट में कौन सी थी, हम एक वीडियो में ये भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे साथियों बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं साथियों। आधुनिक भाषाविदों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपभट्ट को उत्तरकालीन या प्रवर्ती अपभ्रंश माना है और बताया गया है कि निश्चित रूप से अपभट्ट में ध्वनिगत, रूपगत और शब्द संबंधी बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो इसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश से अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपभट्ट काल सन 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक निश्चित किया गया है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी ईस्वी तक होता रहा। इस दृष्टि से यह भाषा अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जा सकती है। पुरानी हिंदी कौन सी रही है वो भी हम बताएंगे, क्या विशेषता है उसकी अगली वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्नेह रासाय, ठीक है, स्नेह रासाय और कीर्तिलता के अतिरिक्त वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पेंगलम के कुछ अंश पुरातन प्रबंध संग्रह की कतिपय अनुश्रुतियों, नाथ और सिद्ध साहित्य, नैमिना चौपाई, बहुबलिरास, स्थूलीभद्रफाग आदि अपभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं साथियों, जो सभी लिख लीजिएगा। नाथ और सिद्ध साहित्य भी माना जाता है कि अपभट्ट में है, कुछ लोग अपभ्रंश भी कहेंगे। तो साथियों ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगी कि अपभ्रंश और अपभट्ट एक ही है, जो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग साथियों, ठीक है। जो ग्रंथ अपभट्ट में साथियों वो जे रहे, मैंने अंडरलाइन कर दिए। और कतिपय का मतलब साथियों कुछ होता है, कुछ, ठीक है, कुछ दिए गए हैं जहाँ पर ग्रंथों के नाम। इन्हीं के आधार पर अपभट्ट की प्रकृति को माना गया है। कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी और रोड़ाकृत राहुल वेल को अपभट्ट ग्रंथ माना है, अपभट्ट का ग्रंथ माना है, ठीक है साथियों। तो ये रही अपभट्ट के संबंध में जानकारियाँ। बहुत जल्द हम वर्णमाला भी लाएंगे संक्षिप्त रूप में, जो पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी ध्वनियाँ अपभट्ट में थी या अपभ्रंश में नहीं थी, या अपभ्रंश में थी या अपभट्ट में नहीं थी, ठीक है साथियों। तो और बहुत जल्द हम वीडियो में हम समझाएंगे कि बहुरूपी भाषा परिवार या भारत ईरानी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएँ हैं,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, वो बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।